नॉकआउट स्टेजेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं रिसेंट कुछ सालों में इंडियन टीम के लिए नॉकआउट स्टेज में सबसे बड़ा उनका स्ट्रगल निकल कर आता है। सबसे बड़ा टेस्ट जो होता है उनका नॉकआउट स्टेज में होता है, चाहे आप उसे सेमीफाइनल कह लें या फिर फाइनल कह लें। दोनों सिचुएशंस पे कहीं ना कहीं टीम ने टेस्ट में फेल होते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इन दोनों में से एक नॉकआउट स्टेज का टेस्ट इंडियन टीम ने पास कर लिया है और वो है सेमीफाइनल का स्टेज। अब सिर्फ एक कदम वो दूर है कहीं ना कहीं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जीतने से, लेकिन अभी भी एक कदम दूर जरूर है। लेकिन एक टेस्ट यहाँ पर डेफिनेटली टीम ने नॉकआउट का पास कर लिया है। इस मैच की अगर हम बात करें, बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम रहा। 700 से ऊपर करीब रन इस गेम में बने हैं अगर हम दोनों टीमों के रन को इंक्लूड कर दें तो। सबसे पहले सीधे मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर न्यूजीलैंड की हार की रीजंस क्या रही है, बैटिंग या बॉलिंग, ये एनालिसिस में आपको जरूर हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, 319 रन जो इंडिया ने आज बोर्ड पर 97 रन जो बोर्ड्स पर आज लगाए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आपको क्या नजर आया? नहीं, दो बड़े रीजन अगर मैं आपसे पूछूं, एक बैटिंग से पूछूं तो जी हाँ, देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला रीज़न एक जो नज़र आता है कि इंडियन टीम जो आज जीत दर्ज करने में कामयाब रही है वो ये है कि जो एक तेज शुरुआत जो रोहित शर्मा दिलाते आए हैं इस टूर्नामेंट में, जो हमने देखा है, जो हमने पूरे साल कहीं ना कहीं देखा नहीं था इतना, जो इन्होंने रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में अचानक वो चीज़ दिखाई कि तेज़ी के साथ 10 ओवर में ही टीम 70-75 के पार पहुंच जाती है और सामने वाली टीम की जो बॉलिंग लाइनअप है उसका मोरल डाउन हो जाता है। लेकिन एक ये पॉजिटिव इस टूर्नामेंट में चला आ रहा था, पर आज कुछ और ही हुआ। जी हाँ, आज उनका साथ और प्लेयरों ने भी दे दिया। एग्जैक्टली जैसे कि अभी अगर हम नीचे बात करें, शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, इन तीनों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, बहुत तेजी के साथ रन बटोरे हैं और टीम को इतने बड़े टोटल में विराट कोहली ने एक फाउंडेशन का काम किया है। जी हाँ, वो अगर खड़े नहीं रहते तो एक तरफ से विकेट बहुत तेजी से गिरते। वो एक ये समझ लीजिए कि विराट कोहली वही काम कर रहे थे जो विलियमसन कर रहे थे सेकंड इनिंग में मिचेल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत भरोसेमंद देते हैं एक तरीके से कि हाँ, एक मोरल बूस्ट देते हैं बैटिंग यूनिट में कि वो जब तक साथ है तब तक कुछ नहीं होगा, ऐसा माइंड में रहता है बैट्समैन के। तो रोहित शर्मा पहले चार्ज किया उन्होंने, फिर शुभमन गिल ने संभाला वहाँ पर जब रोहित के आउट होने के बाद। लेकिन जब गिल रिटायरमेंट होके गए बाहर, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके की इनिंग खेली है, सीधा सेंचुरी के बाद ही जाकर वो रुके हैं। 70 बॉलों में 115 करीब 105 की स्ट्राइक रेट, 105 रन उन्होंने बनाए हैं। गिल ने भी 80 रन किए, उन्होंने भी 66 बॉलों में 80 रन, उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत 100 के पार। विराट कोहली का भी 103 बॉलों में तकरीबन 103 बॉलों में तकरीबन 117 रन, 113 बॉलों में, वो भी 100 के पार। लेकिन उन्होंने एक फाउंडेशन, एक बेस, एक विकेट ठहरा के रखा। अगर वो भी आउट होकर चले जाते तेजी के साथ तो कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर आती, ये डेली क्रिकेट ज़रूर मानता है। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर, राहुल ने बेहतरीन तरीके से इसको फिनिश किया। कहीं सबसे बड़े रीजन जो रहे हैं वो रोहित शर्मा की जो अटैकिंग शुरुआत रही है, उसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का जो काउंटर अटैक रहा है, उसकी वजह से जो टीम है काफी मेमोर टोटल तक पहुंची है। 280-300 तक डेफिनेटली वो फिर भी पहुंचते, लेकिन जो इतना एक्स्ट्रा जो 100 रन का जो एड ऑन इसमें और हुआ, इसमें श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की जो तेज तरह हिटिंग रही है, एक की 150 की स्ट्राइक रेट से और एक की 190 की स्ट्राइक रेट से, ये बहुत बड़ा रीजन रही कि टीम जो है 397 तक पहुंची है। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा रीजन भी रहा है, वो है न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक। एंड बोल्ट साउथी सेटर जैसे प्लेयर्स टीम में बॉलर से मौजूद होते हुए, खास करके बोल्ट साउथी की मैं बात करना चाहूंगा। पिच पर किस तरह से हेल्प आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है, नई बॉल है, क्या कुछ है, किस तरह से आप जा रहे हैं। साउथी ने 100 रन दिए हैं। इतने सारे वर्ल्ड कप एक्सपीरियंसेस के बाद, इतना एक्सपीरियंस रहने के बावजूद भी अगर इन जैसे प्लेयर्स को भी कंडीशंस और इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेबल रहना पड़े तो डेफिनेटली फिर ये तो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ हो जाएगी। क्योंकि ये कोई और बॉलर देता, थर्ड बॉलर या फोर्थ बॉलर तो समझ में आता। टीम साउथी 100 रन देकर जा रहे हैं आईसीसी इवेंट के नॉकआउट मैच में, डेफिनेटली ये उनके एक्सपीरियंस का सबसे वर्स्ट इस्तेमाल करने वाला मैच होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बोल्ट और साउथी ने बॉलिंग कराई है, 186 रन 20 ओवरों में दिए हैं। आप सोच कर देखिए, क्या बहुत ही खराब बॉलिंग रही है एक्सपीरियंस।
और उसके बाद आप देखें सैटनर से कोई हेल्प मिली नहीं, 51 रन उन्होंने दिए 10 ओवर में, इकोनॉमिकल थोड़े रहे लेकिन विकेट्स जिसकी ज़रूरत थी, जो पार्टनरशिप, क्योंकि प्लेयर ऐसे हैं वो बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़े इनिंग्स रन्स बनाने वाले प्लेयर हैं, और सबसे बड़ी बात यार इन फॉर्म प्लेयर है, बस यही है, बड़े प्लेयर भी बहुत बार फ्लॉप हुए हैं लेकिन इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो विकेट्स की जरूरत थी, वो ना किसी से नहीं मिला। और लॉकी फर्ग्यूसन उनका भी बहुत खराब गया, 8 ओवर में 65 रन, राचिन रविंद्रा 7 ओवर में 60 रन तकरीबन, ग्लेन फिलिक्स 5 ओवर में 33 रन। बिल्कुल बहुत पुअर बॉलिंग रही है न्यूजीलैंड की आज के डे में। कोई कुछ नज़र नहीं आया कि इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद हैं, बोल्ट, साउथी, सैटनर, कुछ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है कि हाँ बॉलिंग में कभी भी किसी भी वक्त पर थोड़ी बॉलिंग बेटर होती हुई नज़र आ रही थी, ऐसा एक भी पल नज़र नहीं आया न्यूजीलैंड के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इंडिया की बॉलिंग की भी हम अगर बात करें यहाँ पर एक साथ, तो इंडियन के बॉलर्स में जो है शमी के अलावा जो बाकी इंडियन बॉलर्स है वो भी कहीं ना कहीं रन्स के लिए गए हैं। सिराज खास करके काफ़ी रन्स के लिए गए, बुमराह भी शॉट जरूर पड़े लेकिन उन्होंने कभी भी रिक्वायर्ड मिनट से ज़्यादा अपने ओवर में रन्स नहीं दिए। जी हाँ, एक ही रेयर ओवर था मेरे ख्याल से सिराज का जहाँ पर 20 रन करीब आए थे बस। उसके अलावा रिक्वायर्ड मिनट से नीचे ही हमेशा रन दिए गए, कभी कभार 9-10 रन करके जाते थे, कभी 8, कभी 7, कभी 8, कभी लगातार 2 ओवर में 3-4 रन, उसके बाद किसी ओवर में 15-16 रन, तो वो लगता था कि कवर अप हो गया लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। डिसेंबल के साथ ही सही लेकिन रिकॉर्ड मिनट बढ़ता चला जा रहा था। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें नजर नहीं आई। एंड एक तरफ हम शमी को देखते हैं, शमी के पास भी क्या कितने पुराने प्लेयर, जबरदस्त एक्सपीरियंस है, 50 वर्ल्ड कप में विकेट्स लेने वाले वर्ल्ड कप में उनका रिकॉर्ड हो गया इंडिया की तरफ से, बेहतरीन रिकॉर्ड उनके नाम रहा। वहीं पर दूसरे हम साउथी को देखते हैं, दोनों ही एक्सपीरियंस प्लेयर है लेकिन दोनों ने उसी ग्राउंड पर एंड एकदम पोल सपाट बॉलिंग कराई है। शमी की बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंडेबल, क्या कहना है, आप क्या कह सकते हैं। एशियन कंडीशन में इस तरीके की बॉलिंग उनसे होती है और लाजवाब है। नई बॉल से, पुरानी बॉल से आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और शमी एक बेहतरीन बॉलर है, आप ऑल फॉर्मेट बॉलर हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो, वो ज़बरदस्त बॉलर है। जिस तरीके से सीम बॉलिंग कराते हैं, सीम चाहे कहीं भी जाए उनका सीम ख़त्म नहीं होता, वो सीम से ही बॉल डालते हैं। वो उनकी सबसे बड़ी एक पॉजिटिव जो उनके साथ रहता है, सीम से बॉल पड़ती है तो अंदाज़ा नहीं होता कि बॉल कहाँ निकलेगी, कहीं बाहर या उछाल ज़्यादा लेगी। किसी भी पिच पर, डल पिचों पर भी अगर विद द सीम बॉल आ रही है तो काफ़ी कामयाब वो बॉलर हो सकता है और शमी उसके एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब सीम से बॉल पड़ेगी तो पिच पर डिपेंड नहीं है कि आप कौन सी पिच, कहाँ की पिच, सीम से जब पड़ रही है तो लाजवाब बॉल निकलेगी चाहे आप किसी भी पिच पे करार है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बॉलिंग बेहतरीन रही है और वही चीज़ का जो इस्तेमाल है हमें साउथी की तरफ से देखने को नहीं मिला और बहुत एक्सपेंसिव गए। क्लियरली न्यूजीलैंड के बॉलर्स को यहाँ ब्लेम ज़्यादा जाएगा बजाय बैटिंग के, लेकिन बैटिंग में एक फेस ऐसा जरूर रहा जहाँ पर पूरा का पूरा ब्लेम थोड़ा सा बैटिंग को भी जाएगा। अगर 70% न्यूजीलैंड के बॉलर्स को देंगे कि आप रन्स खाते 330, 335, 340 तक भी चलिए आप ले सकते थे, 400 रन करीब एक न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक के खिलाफ पड़ रहे हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए, न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक के खिलाफ नॉकआउट के सेमीफाइनल में 400 रन, ये अनइमेजिनेबल बॉलिंग परफॉर्मेंस हुई है। तो बॉलिंग को बहुत बड़ा डेंट जाएगा कि 70% करीब बॉलर्स की वजह से ये हार लगी है, लेकिन 30% जो है वो एक बैटिंग यूनिट भी रहा है, उसकी बात आगे यहाँ पर जरूर करेंगे। लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर शमी के बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि एक अच्छी चीज़ की, जब उनसे कैच छूटा, मेरे ख्याल डेरिल मिचेल का था या केन विलियमसन का, जी हाँ, वो जब कैच छूटा उनसे तब एक प्रेशर उनके ऊपर जरूर था। उसके 2-3 ओवर बाद ही हमें भी लग रहा था कि अब वक्त है कि इन्हीं से ओवर कराया जाए, क्योंकि इस तरह के मोमेंट्स पे वो जो कैच छोड़ते हैं वो बॉलर्स के अंदर एक आग होती है, उन्हें विकेट लेने की एक ललक होती है और वो करके दिखाते हैं और शमी ने वही किया। उन्होंने कहीं ना कहीं प्लान कर केन विलियमसन को आउट किया है। उन्होंने पैरों पे लेग स्टंप की तरफ थोड़ा सा हिलाकर बॉल को रखा और ठीक सूर्य कुमार यादव को उन्होंने पीछे ले रखा था और जी हाँ, और एग्जैक्टली उसी जगह पर जाकर वो बॉल गिरी है। तो एक प्री प्लान विकेट भी आप कहें तो गलत नहीं होगा, वरना अगर ये मैच कहीं ना कहीं इंडिया अगर हार जाते तो फिर आपको पता ही है देशद्रोही, गद्दार, ये वो दुनिया भर का लगा रहता। किसी को खालिस्तानी कह देते हैं, किसी को देशद्रोही कह देते हैं, ये सब चलता रहे, ये सब उल्टी सीधी चीजें जो है मेजॉरिटी ऑफ लोग की समझ नहीं, जी हाँ, डेली क्रिकेट की स्थिति समझ में नहीं आती, सब करते क्या है, क्रिकेट की जिन लोगों को समझ नहीं है वही ऐसी चीजें करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो खैर ये बहुत अच्छा किया, कम से कम तो बेहतरीन स्पेल उनका रहा है, हैट्स ऑफ रहा है और कहीं ना कहीं करारा जवाब भी रहा है, जो रेडी थे
कि गद्दार देशद्रोही वगैरह वगैरह इन पे लगाने के लिए। खैर फिलहाल अगर हम यहाँ बैटिंग की बात करें, चलिए न्यूजीलैंड की बैटिंग की अगर बात की जाए यार, तो जो हम एक फेस की बात कर रहे हैं वो फेस कौन सा? जरूर पावर प्ले का फेस है। पावर प्ले में जिस तरीके से न्यूजीलैंड का अप्रोच रहा है वो समझ में नहीं आया। देखिए इंडिया ने जिस तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी की है, रोहित शर्मा का अप्रोच, गिल का अप्रोच वो अलग था। वो लग रहा था कि वो चेस कर रहे हैं टारगेट को, वो ऐसा अप्रोच लेकर उतरे थे रोहित और गिल की। ऐसा लग रहा था कि कोई टारगेट है, हम उसको चेस कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो तो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, आप चेस कर रहे थे। आप 10 ओवर में ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे कि पता नहीं क्या, पहले से ही हार मान के बैठ गए कि शायद नहीं हो पाएगा 398 रन का। और शुरुआत आपको ऐसे ही करनी होगी, आपका माइंडसेट ऐसे ही रहना चाहिए था कि हाँ जैसे ही हम पहली बॉल से आए हैं बस एक बॉल देखा और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया। तो 10 ओवर में कम से कम आप चेस कर रहे हैं, तो सामने वाली टीम ने 75 रन मारे थे, तो आपके कम से कम 70-65 रन होने चाहिए थे जब आप चेस करने के लिए उतरे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के जब बड़े टोटल आप चेस करते हैं तो शुरुआत जबरदस्त मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बहुत सारी डिलीवरीज ऐसी थी जो कि बिल्कुल स्ट्रोकेबल थी, जिनमें स्ट्रोक लगाए जा सकते थे। खुद दे रहे थे, वाइड पे चौके जा रहे थे। शुरू में 2-3 बार तो ऐसा हुआ है बुमराह के ओवर में कि 2-3 बॉलें वाइड गई और उसमें चौके चले गए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं बहुत पुअर अप्रोच रहा है। 45 रन आपने बनाए हैं और आप चेस कर रहे हैं 400 करीब का स्कोर, और इंडिया ने 84 रन बनाए शुरू के 10 ओवर में और न्यूजीलैंड ने 45 रन। यहाँ पर अगर शुरुआत 70-80 करीब की मिलती इन कंपेयर टू इंडिया, तो डेफिनेटली यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए जो लास्ट में काम होता वो और कम होता और एक चेजेबल टारगेट की तरफ हम यहाँ न्यूजीलैंड को देख सकते, तो शायद न्यूजीलैंड के लिए मैच हाथ में आ सकता था। लेकिन शुरुआत जो है उसके बाद बैट्समैन ने ट्राई जरूर किया, विलियमसन ने एक छोर संभाले रखा, डेरेन मिचेल ने ट्राई किया, ग्लेन फिलिप ने थोड़ी बहुत हिटिंग की, गेंदें उन्होंने काफी ले, लेकिन फिर भी उन्होंने हिटिंग करने की कोशिश की। लेकिन एट द एंड मैच के इंपॉर्टेंस को यहाँ पर समझना होगा कि शुरुआत अगर अच्छी नहीं मिली है, यहाँ पर किसने क्या अच्छा खेला। हमें पता है डेरेन मिचेल की खूब तारीफ होगी, फाइटिंग नॉक, जी हाँ, फाइटिंग नॉक वगैरह वगैरह, कोई फायदा नहीं इन सब नॉक्स का। आपको लूक रॉन्ची की इनिंग से सीखना होगा। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका 2015 का वर्ल्ड कप, डेल स्टेन से भी आप पूछ सकते हैं कि लूक रॉन्ची ने क्या हाल किया था। तो मैच अगर आप नहीं जीतते तो फिर ये फाइटिंग नॉक ये पोस्टों में लिखने के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर आप मैच नहीं जीते आईसीसी इवेंट्स पे तो कोई फायदा नहीं इन सब इनिंग्स का, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। कांग्रेचुलेशंस इंडिया को ये फाइनल में पहुंचने के लिए, और स्पेसिफिकली मौसमी की जो परफॉर्मेंस रही है, और रोहित शर्मा कहीं ना कहीं बहुत ही अंडररेटेड लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो शायद कुछ कर ही नहीं रहे हैं। उनकी माइलस्टोन कहेंगे कि अरे 50 तो कुछ है ही नहीं यार, शतक तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग तेज शुरुआत दिलाना, बाकी के बैट्समैन को बहुत हेल्प कर रहा है। अभी तक तो ये काम आया है, बस एक कदम और दूर है, देखना होगा उसमें भी नर्व्स पे कितना कंट्रोल इंडियन टीम रख पाती है, क्योंकि नॉकआउट स्टेज का एक टेस्ट पास कर लिया है, बस एक और करना बाकी है। न्यूजीलैंड के लिए एक और आईसीसी इवेंट पे करारी हार यहाँ पर कहीं ना कहीं, और उसी के साथ वो भी घर वापसी कर रहे हैं। कल जो टीम जीतेगी वो खेलेगी इंडिया के साथ फाइनल 19 नवंबर को। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बाय।